नमस्कार। भोपू के फेसबुक लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं इंदौर पुलिस के एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी। डॉक्टर साहब, प्रशांत चौबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपू में, हमारे स्टूडियो में और हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। सर, बहुत सारे लोग हैं और के जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यूजुअली पुलिस अधिकारियों से लोगों का नॉर्मल इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, तो भांति भांति किस्म के अलग अलग किस्म के सवाल हमारे पास आए हैं। सर, मैं सवालों पे आऊँ उसके पहले एक छोटा सा सवाल सभी की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टरेट हैं, पीएचडी। सर, आपने क्या सब्जेक्ट चुना था और क्यों? हिंदी साहित्य के विकास में जनसंचार माध्यमों का योगदान पे मेरा पीएचडी का वर्क था। और पीएचडी का वर्क मेरे गाइड जो प्रोफेसर एचपी सिंह सर थे, उनका ऐसा कहना था कि एक साइंटिफिक रिसर्च हिंदी में हो। तो उसके हिसाब से मास मीडिया के साथ कैसे लिटरेचर ने मास मीडिया को संपुष्ट किया और कैसे संपुष्ट जो है मास मीडिया लिटरेचर कर रही है, इस पे मेरा काम था। और इस पे ही मैंने 2001 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मैंने पीएचडी करी थी। ओके सर, अमूमन लोगों के दिमाग में पुलिस की छवि ऐसी होती है कि वो सड़क पर डंडा लेके खड़े हैं या कर्फ्यू में लोगों को भगा रहे हैं या चोर को पकड़ रहे हैं या किसी को गिरफ्तार करके जा रहे हैं। लेकिन आपका एक दूसरा पहलू भी, पुलिस पंचायत भी हो रही है, आप लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ये चीजें सामने क्यों नहीं आती सर? इसका क्या कारण है? एक्चुअली पुलिस का एक बेसिक, जैसे कि हमारा पुलिस एक 1947 के पहले जो पुलिस का एक रूप पेश किया गया है और कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक के जो उसमें लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली है और बहुत सारे फोरम से पुलिस से कम्युनिकेट करती है, कॉन्टेक्ट करती है और बहुत सारे तरीकों से पब्लिक को हेल्प करने का प्रयास करती है। और मेरा जो मिशन रहा है लगातार पुलिसिंग में, वो यही रहा है कि हम कैसे पुलिसिंग का एक्चुअल जो फेस है वो सबके सामने लाएं कि किस प्रकार पुलिस वाला रात को जब जगता है तब लोगों की जो सुरक्षा होती है। एक चोरी होती है तो हम पुलिस पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि 364 दिन चोरी नहीं हुई या 20 लाख परिवार रह रहे हैं, उनमें से अगर मात्र 2 लोगों की चोरी हुई है तो 18,990,999 लोग जो सुरक्षित हैं उनके बारे में हम तो थैंक्स गिवन नहीं करते। तो पुलिस का एक पॉजिटिव फेस लोगों को समझ में आए, इसके लिए कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं और बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों को हेल्प कर सके, जिस एक्सटेंट पे जाके हेल्प करते हैं वो प्रयास करता हूँ। सर, रिसेंटली सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हुई है पुलिस, कई मैसेजिंग होती है। सर, मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए सबसे पहले लोगों के सवालों पे आता हूँ। सर, पहला सवाल तो बड़ा टिपिकल है। नितिन गंगावकर हैं, विजयनगर में रहते हैं। इनका ये कहना है कि आप ट्रैफिक में भी रहे हैं, तो ट्रैफिक और क्राइम कब तक सुधरेगी ये परिस्थिति, आप कैसा देखते हैं सर? देखिए, ट्रैफिक की जो इंदौर की प्रॉब्लम है वो मुख्यतः प्रॉब्लम वॉल्यूम की है। ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इंदौर देश के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम वाले पर जो व्यक्ति है उसमें जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसमें इंदौर हाईएस्ट जो सिटी है इंडिया की, इंदौर का नाम आता है। पॉपुलेशन के मान से देखें तो बड़ी संख्या में व्हीकल्स है, 20 लाख से ऊपर व्हीकल्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। और फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो इंदौर में आसपास की जगहों से पर डे आती है वो भी 1 लाख के ऊपर होती है। तो रोड की जो कैपेसिटी है और उसका ट्रैफिक का वॉल्यूम कहीं ज्यादा है। तो उसका फाइनली, जैसे कि अब लगातार आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इंदौर में, मेट्रो की भी बात हो रही है, बीआरटीएस आया था, मेट्रो भी ट्रेन आने वाली है। तो जब तक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन नहीं होंगे तब तक ट्रैफिक में बहुत ज्यादा अपने को अपेक्षा जो हमारी रहती है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। ऑल्दो ट्रैफिक पुलिस जो काम करती है वो लगातार कर रही है। जहां तक क्राइम का सवाल है तो मानव जहां से शुरू होता है, मानव प्रजाति जहां शुरू होती है वहां से ही काम शुरू होता है। और मानव प्रजाति जहां भी जिस भी रूप में जिस पद्धति में जी रही है, कहीं भी क्राइम से उसका नाता टूटा नहीं। बस क्राइम कम या ज्यादा होता है, परसेप्शन हमारे चेंज होते हैं। क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी रीढ़ तोड़ना, उनको कमजोर करना, ये लगातार चलता रहता है। ये लगातार चलता है कि पुलिस अगर स्ट्रांग है तो क्रिमिनल दबा रहेगा, खुल के क्राइम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे प्रयास लगातार इंदौर पुलिस करती है। और अगर हम बात करें पीसफुल सिटी की, तो इंदौर का नाम काफी ऊंचे दर्जे पे नेशनली जो रैंकिंग किया जाता है, क्योंकि इंदौर में अगर आप बात करें रात के समय अगर किसी शहर में महिला सुरक्षित निकल रही है या बुजुर्ग सुरक्षित निकल रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो इंदौर में हम लोग नाइट गश्त जब करते हैं तो लोग देखते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे युवतियां महिलाएं खुद ही राइड करके और निकलती हैं, उनके अंदर भय का भाव नहीं होता है। तो ये एक उपलब्धि पुलिस की कह सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि क्राइम जो है मानव प्रवृत्ति है, जो कि मानव
जवानों के साथ रहती है तो कम या ज्यादा एक्सटेंट में क्राइम को अपन मतलब क्राइम को टोटली खत्म करें, ये तो एक कहना चाहिए एक काल्पनिक बात ही होगी, लेकिन हाँ क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। और इंदौर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं और नेशनली इंदौर पुलिस का नाम भी है। बड़े सारे क्राइम डिटेक्ट करती है कुछ यहाँ पे, क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, क्रिमिनल्स को जेल से बाहर छूटते फिर से पकड़ के उनकी सारी एक्टिविटीज को काउंट करना, उनका जो है साइबर सर्विलांस करना, दिन भर इसमें लगातार पुलिस लगी रहती है। यही कारण है कि बहुत सारे अपराध होने के पहले ही पुलिस 99% अपराध होने के पहले पुलिस रोक देती है, लेकिन वो चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आती है, वो चीजें मीडिया में नहीं आती है, वो चीजें लोगों को पता नहीं चलती है। जो क्राइम हो जाता है पता चलता है, इसलिए ऐसी बात आती है। तो बहुत अच्छे से इंदौर पुलिस कर रही है और अच्छा प्रयास करे, वो जल्दी और अच्छा क्राइम कंट्रोल करेगी। सर आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि इंदौर पुलिस ने कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो कोई बच्चा किडनैप और कुछ घंटों में उसे वापस ले आया गया, तो ये बहुत बड़ी बात हुई उस परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए। और सर एक चीज मैं वो जोड़ना चाहूँ कि सर ने जब भी कहीं पर पब्लिक इंटरेक्शन हुआ है, एजुकेशन के बारे में आपने जरूर कहा, उसको क्राइम से रिलेट किया है। अगर एजुकेशन प्रॉपर होगी लोगों में तो प्रवृत्ति में चेंज आता है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। सर मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ, ये है पंडित आशीष शर्मा, ये ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु सलाहकार हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी थाने में जाने से क्यों डरता है, क्या पुलिस मित्र की छवि नहीं बना सकती? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही आपकी एक बात कही थी कि जो भारत में पुलिस, इवन एमपी इंदौर पूरे भारत की एक प्रवृत्ति है कि जो 1947 के पहले जो पुलिस की छवि थी वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गई। अब वो धीरे धीरे बाहर जा रही है, नए पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, वो सब इसको समझ रहे हैं। और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और बहुत सारे स्तर पुलिस के होते हैं, मतलब कांस्टेबल पे, हेड कांस्टेबल पे एएसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर टीआई होते हैं, फिर 3 थानों के ऊपर एक सीएसपी होते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 9 थानों के ऊपर एक एडिशनल एसपी होते हैं, फिर एक एसपी होते हैं। इंदौर में 3 एसपी यहाँ काम करते हैं, फिर एक डीआईजी साहब है, फिर आईजी साहब इंदौर में है, उसके ऊपर फिर अन्य पुलिस के फोरम है जो भोपाल में बैठे। कुल मिला के बहुत सारे फोरम में स्तरीय व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि इस तरह आपसे बात नहीं कर पा रहा है या आपको कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण लग रहा है तो आप अगले स्तर पर जाकर बात रखेंगे। 101% ये बात है कि पहले दूसरे स्तर पे आपकी बात तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फोरम है पुलिस के, जो है डायल 100 है जिसमें पुलिस आपके घर पे तुरंत पहुंचती है। मतलब अब कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस थाने पहुंचने, EFIR की व्यवस्था भी पुलिस शासन ने कर रखी है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये कहें कि पुलिस थाने जाने डर लगता है, डर अपना निकालना होगा। पुलिस तो अपने तरफ से प्रयास कर रही है, हाथ बढ़ा रही है, उस हाथ को आपको पकड़ना होगा, आना होगा। ऑब्वियसली पुलिस वाले भी मानव है, मानव व्यवहार में परेशानियां कई बार सामने आ सकती हैं, उससे इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हर जगह व्याप्त हैं। कहीं कोई भी आदमी आदर्श रूप में नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसको दूर करने की नहीं कमी है। बस ये है कि हमें अपनी सोच से ही बात निकालनी पड़ेगी। पुलिस आपकी है, पुलिस समाज के बीच में काम करती है, समाज के लिए काम करती है, समाज के साथ मिलकर काम करती है और यही पुलिस चाहती है कि समाज का जुड़ाव रहे। जुड़ाव के लिए रक्षा समितियां, कम्युनिटी पुलिसिंग की डिफरेंट विंग्स हैं, हम लोग SPC चलाते हैं जिसमें स्कूली बच्चों को शामिल करते हैं, स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम चलाते हैं जिसमें कॉलेज में बच्चों को हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं 90 दिन का। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए पुलिस पंचायत है जिसमें बड़ी संख्या में 26,000 लोग हमारे एक्टिव मेंबर्स के रूप में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे कम्युनिटी एफर्ट्स चल रहे हैं। तो उद्देश्य यही है और उस उद्देश्य के साथ डिमांड पब्लिक से है कि आप सबको बिना डरे, आपके जैसे ही इंसान है, पुलिस वाले जो वर्दी के अंदर जनता है, जनता जो बिना वर्दी की पुलिस है, ये मान के कई लोगों ने पूछा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, सोने का वक्त है, खाने का। मेरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक फंडा है कि टाइम जो है 24 घंटे बहुत सफिशिएंट होते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गुजरता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जनरल प्रवृत्ति जो होती है, बेसिक आदमी इनर्शिया में रहना चाहता है। जो कंडीशन हमें, जैसे आपके ऑफिस बैठ कंफर्टेबल लग रहा है तो मेरा मन, मेरा शरीर ये चाह रहा है मैं यहाँ बैठा रहूं लंबे समय तक। ये इनर्शिया जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देता है। हम टीवी देखने बैठते हैं, संगी ने 5 मिनट के लिए टीवी चालू करी और हमने 1 घंटे तक सीरियल देखा। ये जो हमारी हैबिट्स हैं ये टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ती है। टाइम एक बहुत ही प्रीशियस चीज है। टाइम एक ऐसी चीज है आपका जीवन में एक घंटा, एक आधा घंटा जो है एक बार ही आएगा। आज हम देखें तो 18 अगस्त 2021 है, तो 18 अगस्त 2021 का ये घंटा हमारे जीवन में कोई वापस नहीं आएगा। एक बार जिंदगी में एक टाइम एक बार ही मिलता है हर आदमी को, हमें उसका यूटिलाइजेशन अच्छा करना चाहिए। हम चाहें तो अपने लाइफ में डबल लाइफ जी सकते हैं और उसके लिए मेरा आप सभी से, खासकर युवाओं से ऐसा कहना है कि टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही
ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयार करना पड़ेगा, हमें चीजों को बांटना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, क्या लेस अर्जेंट मोर इंपॉर्टेंट है, क्या मोर इंपॉर्टेंट लेस अर्जेंट है। ऐसे 4 चीजों में अगर हम सारे कामों को बांट लेते हैं तो हमें पता जाता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वो करना है जो हमारा अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट है, फिर अर्जेंट करना है, फिर इंपॉर्टेंट करना है, फिर लेस इंपॉर्टेंट करना है। इस प्रकार से हमारी चीजें 4 खंड में बढ़ती हैं। अगर हम ऐसा प्लान करके चलेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत आपका बेटर हो जाएगा। और मैं पर्सनली यही फंडा अपनाता हूँ टाइम मैनेजमेंट का। अर्जेंट चीजों को निकाल देता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों पे आता हूँ, उसके बाद नॉन अर्जेंट नॉन इंपॉर्टेंट चीजों पर करता हूँ, जिससे कि टाइम मैनेज हो जाता है। तो इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक सोच हम सेंसिटाइज करेंगे अपनी डे को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान करेंगे तो मैनेजमेंट हो जाता है। 24 घंटे काफी सफिशिएंट होते हैं हमारा जो डे प्लान के हिसाब से काम करने। बहुत अच्छी बात कही प्रशांत साहब ने। तो मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। ये भी काफी कुछ इससे रिलेटेड आपकी एनर्जी और मोटिवेशन क्या है, एनर्जी का सोर्स और मोटिवेशन। विशेष तौर पर हर व्यक्ति को जो है काम अलॉट कर रखा है। एक छोटी कहानी सुना गुरु नानक जी भगवान ने, जब वो अपनी अवस्था में गोली खाने में ड्यूटी करने के लिए भेजा तो वहाँ पे करते थे। तो गोली खाना वो जगह होती है जहाँ राशन रखा जाता है और कोई भी गरीब बनाता तो नानक जी थे तो वो मैं सुना गोली खाने को जितना करते हैं आपके अकाउंट बिगड़ रहा है। तो अकाउंटेंट की टीम को सुल्तान ने बिठाया और अकाउंटेंट की टीम ने अकाउंट निकाला तो उल्टा नानक जी की तरफ कुछ शास्त्र का ऐसा निकल गया है। तो सुल्तान जो है नानक जी शरण में गए, सुल्तान का तो लोगों को दान करते हैं, बात भी दिखा रहा है। तो नानक ने कहा कि सुल्तान सोचता है कि सुल्तान की नौकरी करता हूँ, मैं भगवान की नौकरी करता हूँ। हमारा आदमी भगवान की नौकरी करता है और हर व्यक्ति को भगवान ने नौकरी कर रखी है। स्टूडेंट की पढ़ना, गाड़ी का चलाना, लोगों की सुरक्षा, लोगों की सहायता करना और जो अन्य जो भी जिस काम से जुड़ा होगा उसको उस काम करना एक भगवान की नौकरी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक भगवान की नौकरी है। उस भगवान की नौकरी को हम शिद्दत से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मोटिवेशन होगा, ऑटोमेटिकली हमारा एक मन जो है कंसंट्रेट होकर एफर्ट करेगा। कोई विद्यार्थी अगर ये चाहता है कि वो भगवान की नौकरी उसकी पढ़ाई है तो ढंग से करे, कंसंट्रेट होकर करे, अपना पूरा दिल लगा देगा तो सफलता किसी भी क्षण को छू सकता है। तो हमें अपने अलॉटेड काम को भगवान की नौकरी मान के करना है और उसको पूरी शिद्दत से करना है। ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आपके पीछे खड़ा होगा। सर क्या आपको भी कभी लगता है कई लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियल्स बनाते हैं, आपके जीवन में भी कोई ऐसा जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिन्हें देख के आपको ऐसा लगता है? जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। एक जीवन में एक आइडिया नहीं होता, जैसा कि मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बहुत जगह से अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले जो 4th क्लास में जब लोग पढ़ते थे तो 5 बातें आती थी। 5 बातें एक पार्ट था हिंदी का जिसमें 5 बातें रहती हैं, वो कहानी में वो अडॉप्ट करते हैं। फिर वो जो उसके जो कैरेक्टर थे वो 5 बातें जीवन में अपनाने से उनको जीवन में लाभ होता है। तो वो बातें थी कि कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत कहो, कभी जो है बुरा अच्छा सुनने को मिले तो खड़े होकर सुनो, ऐसी 5 बातें थी। तो सबसे पहले तो वहां से मोटिवेशन लेके चला। उसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजें हमें कई जगह ऐसा मोटिवेट कर जाती हैं। एक मेरे ख्याल से ये बात होगी 90s की, बल्कि 89 90s की बात होगी। एक टीवी सीरियल आता था सवेरे पर जिसमें फिल्मों के कुछ सीन दिखाते, उसका जो टाइटल सॉन्ग था बहुत ही कम लोगों को याद होगा। उसका जो टाइटल वर्डिंग थी वो थी, इरादे हों जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जब तूफान से मंजिल को पाते हैं, पसीने की एक बूंदों से भाग्य अपना जो लिखते हैं, समय उनके साथ होता है, सुनहरे पल वो पाते हैं। वो सुनहरे पल बहुत ही कम लोगों की मेमोरी में होगा, लेकिन उसका जो टाइटल मेरे को आज भी याद है। उसने एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, उसने इंस्पायर किया कि अगर जो पसीना बहाता है तो उसके साथ समय पॉजिटिव होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद हम अगर बात करें ये छोटी छोटी इवेंट्स जो हमें प्रभावित करते हैं, फिर अगर हम बात करें महापुरुषों की तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी लेगेसी है। हम महात्मा तुलसीदास से लेके और अगर हम वाल्मीकि जी से लेके चलें तो यहाँ से शुरू होती है बात, फिर वेद व्यास पे आती है, फिर वेदों पे आती है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे एक से एक हमारे पास चंद्रशेखर आजाद ऐसे नाम हैं जो हर फील्ड में मोटिवेट करते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी चीज कहाँ हमें अट्रैक्ट कर रही है, उससे हम आकर्षित होते हैं और हम मन से उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे फील्ड हैं, जीवन के एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें अपने को एक आदर्श की तरफ ले जाने का काम करती हैं। वैसे अगर पर्सनली मैं देखूं तो रामचरितमानस जो है स्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ है,
वो वास्तव में हमें हर पल में जीवन में किस प्रकार से रिएक्ट करना है, हमारा किस रोल में कैसा हमारा डिलीवरी क्या होना चाहिए, वो हमें बताती है, तो हमसे बताता है। बहुत अच्छी बात है सर आपका। सर अगला सवाल है शिवानी तिवारी जी का, बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, अनुराग कॉलोनी में रहती है। इनका सवाल बहुत सिंपल है और थोड़ा चुभ वाला भी हो सकता है कि हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन छुट्टी मनाता है, पुलिस को मिली थी और फिर रह गई, क्या आपको कभी इस चीज का मलाल नहीं होता? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा शिवानी, एक मलाल होने की बात हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अभी रिसर्च में ये कहा गया कि अगर 5 डेज वीक आदमी काम करेगा तो मोर प्रोडक्टिव होगा, और अगर मतलब 6 वीक से 5 वीक डे पे सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे सरकारें आ रही हैं, प्राइवेट फर्म्स आ रही हैं, सभी लोग आ रहे हैं। कई सारे नेशन में 5 दिन की सप्ताह बचा हुआ है, इवन कई देशों में तो पीएम तक नहीं करते हैं लोग, लास्ट का पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, 2 दिन चला जाता है। लेकिन पुलिस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम वीकली ऑफ करें, क्योंकि पुलिस की ड्यूटीज और पुलिस की एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर पुलिस ऑफ में चली जाएगी या थोड़ा सा भी लेथार्जिक होगी तो निश्चित तौर पर जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो क्राइम ब्रांच पुलिस करे बैठी है, वो हमें दिखाई नहीं देता, पब्लिक को दिखाई नहीं देता है, वो चीज उभर के सामने आएगी और फिर मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इन्वेस्टिगेट करना, उनको संभालना और कंट्रोल करना, फिर पुलिस के ऊपर लोड और बढ़ जाएगा। तो पुलिस के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। मलाल होना लाजमी है, कई लोगों को होता है, लेकिन पर्सनली मैं इसको ये मानता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपनी भगवान की नौकरी अच्छे से करना है, तो वो उत्साह उन्होंने हमें दे दिए। ठीक है, अगर हम एक नेक काम में, बड़े काम में लगे हैं, तो हमें अपनी छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा है जो बड़े महापुरुष हैं, बड़े लोग जो काम करते हैं, उनकी हमने कई लोगों की जीवनी पढ़ी होगी, वो मात्र 4-5 घंटे सो के पूरे दिन काम में निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये मान के अपना मोरल हाई रखना चाहिए, और ऑब्वियसली जब छुट्टी मिले आप उसको एंजॉय करें, लेकिन नहीं मिली है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है कि अगर पुलिस छुट्टी पे चले जाए तो पता नहीं क्या हो जाए शहर का, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर अगला सवाल है राजीव ठाकुर का, ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई मजेदार किस्सा आपको याद हो तो वो सुना दीजिए। मजेदार किस्सा तो मतलब किस्से हम लोगों के बहुत, पुलिस वालों के किस्से तो एक थ्रेटिंग वाले, परेशान वाले, वैसे वाले किस्से होते हैं, और मजेदार किस्सा, मजेदार मतलब जिसमें आपको एक मनोरंजन फील हो, थोड़ा सा ह्यूमर आ जाए, वैसा सुनाने के लिए एक्चुअली सोचना पड़ेगा। केस स्टडीज तो बहुत सारी हम लोगों के साथ होती हैं, और केसेस बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन एक 25 जनवरी की बात है, मेरे को याद आती है। एक बार 25 जनवरी को रात को थ्रेड, जैसा कि आपने देखा 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर बहुत सारी थ्रेड्स आती हैं, तो एक कॉल था कि कुछ ट्रेन में कुछ एक्सक्लूसिव टेरर एक्टिविटी हो सकती है, तो वैसे ही सब लोग अलर्ट थे। फिर अचानक से खबर आई कि ट्रेन आई है स्टेशन पे, रुकी हुई है गाड़रवाड़ा के स्टेशन पे, और उसमें कुछ जो है एक्सप्लोजिव रखा हुआ, टिक 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 आवाज आ रही है, और जो फिल्मों में लोग देखते हैं कि वो घड़ी वाला बम लगा हुआ है, तो उसको देख के अलर्ट हुआ, ट्रेन रुक गई, सारे यात्रियों को खाली करा दिया गया, हम सब चिंतित हो गए। सारा हम लोगों ने सैंडबैग से पूरा स्टेशन कवर कर दिया, और सब कुछ यात्रियों को बाहर कर दिया, और पूरी तैयारियां, फायर सर्विसेज, सारे लोग इकट्ठे होकर पूरा एक कंटिजेंसी जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग सारे लोग एक्ट करने लगे। बहुत देर तक के सारा कुछ हुआ। फिर और सारी चीजें जो थी, जो कहीं कुछ चीजें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आ रही थी, कुछ डिविजनल हेडक्वार्टर से सब लोग मूव कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी वो ट्रेन में इस तरह की एक्टिविटी होना। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, बहुत देर तक जब हम लोग सब पूरा प्लान कर लिया, सब कुछ सैंडबैग रख के सब फायर एक्सटिंग्विशर की सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट करके सब तैयार थे, अचानक से उसमें से एक इंस्पेक्टर ने जाके उस बैग को बहुत डेयर करके, एक्चुअली वो मतलब एक हमारी जो प्रोफेशनल भाषा में तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप इस तरह की डेयर करें, जब आपको थ्रेट दिख रही है तो उसको प्रॉपर आपको डिस्पोजल करना है, आपको विधिवत पूरा किट पहन के और एंटी एक्सप्लोजिव सारी चीजों के साथ उसको आपको डील करना है। उन्होंने रैंडम ही जाकर उसको उठा लिया, तो उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिला थी जो कि किसी स्टेशन को उतरी थी, उसकी जो छोटी वाली घड़ियां आती थी, वो घड़ी रखी हुई थी, वो घड़ी उसका साउंड कर रही थी, जिस कारण से इतना ज्यादा तैयारियां करनी पड़ी। तो बाद में फिर सब बहुत खुशी खुशी हम लोग वापस लौटे, बहुत ज्यादा टेंशन और 1.5-2 घंटे बड़ी परेशानी के थे, लेकिन हंसी खुशी से वापस आ गए। तो इस टाइप की घटनाएं होती हैं। सर एक सवाल आपको देख के, एक्सप्रेशन देख के मेरे दिमाग में अभी आ गया कि जब ह्यूमर
जानने की कोशिश करी तो आपको विचार करना पड़ा। इससे समझ में आता था कि कितना स्ट्रेसफुल लाइफ आप लोग बिता रहे हैं। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या? स्ट्रेस जो है मानव की एक आवश्यकता है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का जो ग्राफ है आप देखेंगे यूं चलता है और यूं नीचे उतर जाता है। इस तरफ यू स्ट्रेस होता है, इस तरफ डी स्ट्रेस होता है। और अगर यू स्ट्रेस नहीं है तो हम काम करना छोड़ देंगे। जो लोग बिना स्ट्रेस के रहते हैं वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रेस ही है जो काम कराता है। हमारा भय, हमारी जो अंदर की आदमी फियर और डिजायर के लिए जीता है, तो हमारा जो फियर है वही हमें काम के लिए मोटिवेट करता है। अगर पुलिस वाले के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, यू स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो काम के लिए वो मतलब एक ऐसा रिएक्ट करेगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, कुछ रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, कोई प्रिवेंशन नहीं कर रहा है, कोई उसके अंदर प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज नहीं दिखेंगी। तो नेचुरली पुलिस वाले के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर यू स्ट्रेस तो होना चाहिए, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो हमें काम की तरफ मोटिवेट करता है। डी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो डी स्ट्रेस से निजात पाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक तो हमारी आस्था। हमारे जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी धार्मिक मान्यता है, उनमें अगर हमारा विश्वास होता है तो निश्चित मान के चलिए आप बहुत सारा स्ट्रेस आपका वहां रिलीज हो जाता है। क्योंकि हम चीजों को एक सार्वभौमिक रूप में, एक पूरे एक ब्रह्मांड के एक एक्टिविटी के रूप में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 अरब लोगों की पॉपुलेशन है और 7 अरब लोगों के बीच में हमारा कितना सा अस्तित्व है, कितना सा हमारा इतना बड़ा संसार अपने आप चल रहा है। हम ये सोचते हैं सब कुछ नहीं चला रहा है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा अंदर सोच होती है। क्या सोचे कि इतना बड़ा 700 करोड़ लोगों का संसार जो है चल रहा है, आपका होना या ना होना बहुत ही छोटी चीटी जैसी भी चीज नहीं है। तो हमें इसमें ये सोच जब हमारे मन में आता है तो हमारा स्ट्रेस मिनिमाइज होता है। हमारे मन में हमारे आस्था इष्ट का जब सोच आता है कि भाई जब सारी चीजें संचालित जो कर रहा है वो कहीं और संचालित हो रही है, हम सिर्फ एक माध्यम है, हम सिर्फ एक कठपुतली की तरह एक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रंगमंच के कार्यकर्ता हैं, कलाकार हैं जो अपना डायरेक्ट डिलीवरी अपनी करके अपना पार्ट खत्म करके जा रहे हैं। रंगमंच स्टिल जारी है और जारी था, जारी है, जारी रहेगा। तो ये चीज हमारे मन में एक स्ट्रेस को कम करती है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजर जो है, हमारी आस्थाएं होती हैं, वो हमें जरूर होना चाहिए। जो आस्था विहीन लोग हैं उनके साथ स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दूसरा जो स्ट्रेस मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो हमारी हॉबीज होती है। अगर आप संगीत अच्छा लगता है, आपको लिखना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे पर्सनली मेरा लिखने का शौक है। जब किसी भी दिन 1 बजे 12 बजे बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ तो मेरे बहुत सारे प्लॉट्स पे काम चलते रहते हैं, ऑल्दो पूरे बहुत कम ही हो पाते हैं। जैसे अभी भी हमारे फ्लोर पर 3 उपन्यास लगातार लिख रहा हूँ। एक कंप्लीट किया है, मैं वो पब्लिश होगा, 3 उपन्यास लगा एक साथ लिख रहे हैं। तो वो क्या होता है, किसी भी उपन्यास में 2, 4, 5, 10 पेज अगर हम लिख लेते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो उससे बड़ा स्ट्रेस रिलीजर कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबल होता है, हम अपने पात्रों में घूमने लगते हैं, हम पात्रों के बारे में सोचने लगते हैं कि अब ये उपन्यास में आया कैसा रहेगा, ये ऐसा करेगा, ऐसा होगा। तो हमारी दुनिया ही चेंज हो जाती है, अलग अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। और वही म्यूजिक के साथ है, जो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का म्यूजिक अगर उस जैसे ही सुनते हैं तो उनका एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो दूसरा जो है शौक, हमारे हॉबीज जो है, फर्स्ट हमारी आस्थाएं, सेकंड हमारी हॉबीज, तो थर्ड जो है जैसा कि मैंने कहा यू स्ट्रेस, जो काम का स्ट्रेस है, तो हमें काम के स्ट्रेस को काम की तरह लेना चाहिए। एक प्ले है, एक गेम है। आप जब तक क्रिकेट मैच चल रहा है तब तक खिलाड़ी जो है प्रयास करता है जीतने का, भले उसको हारता है तब भी वो लगातार ग्राउंड पे दौड़ता है, आखिरी तक कोशिश करता है कि शायद रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। नहीं आता है तो निराश नहीं होता है, घर आके बैठ के अगले मैच की तैयारी शुरू कर देता है। यही हर आदमी का जीवन है, हर आदमी का प्ले यही है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बैंक ऑफिसर है, चाहे वो विद्यार्थी है, कोई भी है, व्यापारी है, दुकानदार है, सबका जीवन यही प्ले है। उसको आज का दुकान खोलनी है, आज दुकान में ग्राहकी अच्छी होगी तो अच्छी हो गई, आज का मैच खत्म हुआ, हो सकता है मैच हार जाए, घाटे के साथ जाए, कल जाके फिर दुकान खोल ली है, कल प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है कि आप 10 मैच लगातार हार जाए, हो सकता है आप 20 मैच लगातार जीत जाए। तो ये स्पोर्ट्समैन जो हमारी सोच है, ये हमें स्ट्रेस, तो 3 चीजें हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। एक जो है हमें आस्था से मिलेगी, दूसरी हमारी हॉबीज से मिलेगी, तीसरी काम में मिल जाएगी। अगर हम काम में मोटिवेशन गेन कर लेंगे तो हमें स्ट्रेस उतना पैदा नहीं करेगा। प्रशांत जी, आपने लिखने की बात का टॉपिक निकाला, आप किस किस्म का लिखनी पसंद करते हैं, क्या सब्जेक्ट? एक्चुअली अभी तक मेरे 5 पब्लिकेशन हुए हैं। एक मेरा पब्लिकेशन पहला जो था वो रिसर्च पेपर था, मास मीडिया लिटरेचर में। सेकंड पुलिस नेतृत्व, एक हिंदी बुक थी, पुलिस लीडरशिप जो है, लीडरशिप के जो स्किल्स आ रहे हैं आजकल, मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। उसमें बीपीआरडी के लिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस डेवलपमेंट नई दिल्ली जो भारत सरकार का है, उसके लिए मैंने पुलिस नेतृत्व बुक ली थी। फिर उसके बाद एक पुलिस की बुक है स्मार्ट पुलिसिंग में, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डीजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस के लिए मूल दिया था कि पुलिस स्मार्ट होना चाहिए, SMA
में RT 5 जो है वर्ड्स उन्होंने 5 लेटर से 10 वर्ड दिए। तो वो उनपे एक पूरी बुक थी, वो भी विद्यार्थियों ने लिखी है और सौभाग्यपूर्ण तरीके से उसका विमोचन भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था अगस्त 2019 में। और इसके अलावा एक मेरी पुलिसिंग की बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम फ्री एरिया, जो कि हिंदी में कोई भी एरिया को क्राइम फ्री कैसे कर सकते हैं, कोई भी कॉलोनी, कोई भी छोटे एरिया को हम कैसे क्राइम फ्री कर सकते हैं, उस पर मेरा इनिशिएशन भी था। तो उसको लेके एक बुक है जो ये। इसके अलावा साहित्यिक किताबों में मेरी कहानी संकलन 15 कहानियों का गूंज है, जो मैंने प्रकाशित हुआ था। और ये मेरे 5 अभी पब्लिकेशन है। 6वां पब्लिकेशन पाइपलाइन में है, जो एक उपन्यास है, 2.5 कोस परवान उसका नाम दिया है। और उसमें मुख्य रूप से एक लव स्टोरी के माध्यम से मैसेज देने का प्रयास किया। इसके अलावा हमारे उपन्यास जो चले हैं, जिनमें दो दोस्तों की कहानी है, वो उसमें इसके अलावा एक जो हमारा स्वच्छता अभियान है, उसके बाद की कंडीशन में कुछ सफाई कर्मचारियों की जीवन पे एक है, और एक अन्य है जो आफ्टर कोविड की चीजों को लेके 3 दोस्तों की कहानी। इस प्रकार से अभी लगातार 3 पाइपलाइन में, तो पूरे होंगे नहीं, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है, लिख करना हमारा काम है। हो सकता है पूरा बहुत अच्छा लगे। तो इस प्रकार का लेखन है। लेखन मतलब 2 प्रकार की चीजों बढ़ जाता है। एक मेरा एक लेखन जो है वो पुलिसिंग बुक्स में 3 पुलिसिंग बुक्स मैंने लिखी है, क्योंकि हिंदी में पुलिसिंग का साहित्य थोड़ा सा लिखने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि हम देखते हैं हिंदी के जो भी रिसर्च पुलिस के लिए कर रहे हैं लोग, वो हमेशा विदेशी पुस्तकों को पढ़ते हैं। और कई बार मैंने सोचने में आया हुआ है इंग्लिश इंग्लिश बुक पढ़ने में। तो मेरा संकल्प है कि मैं अपने जीवन में अगर ईश्वर साथ देता है और हमें एनर्जी और टाइम और सब कुछ मिलता है, तो मेरा संकल्प है कि हम पुलिसिंग में हिंदी के लिए इतनी बुक्स लिख के समाज में रखें कि लोग ये कहें कि विदेशी लोग भी हिंदी बुक को ट्रांसलेट करके पढ़ें। अगर पुलिसिंग पढ़नी है तो हिंदी में आना पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। सेकंड जो है वो फिक्शन का है, जिसमें कहानी बन जा सकती है। सर, इनफैक्ट बुकों में भी कई लोग जो पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम्स की, वो लोग भी पूछते हैं कि हमारे पास प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पाती। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, और अपनी मातृभाषा में अगर ये चीजें आती तो लोगों का डेफिनेटली होगा। सर, एक सवाल शिवानी यादव जी का है, राइटर है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। वो लिख रही है कि प्रशांत जी, आप हीरो जैसे दिखते हैं, फिर फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो शिवानी जी के धन्यवाद कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। आपके सवाल में ही आपने अप्रिशिएशन दे दिया। जैसे आपने कहा कि मुस्कुराहट आ जाएगी, ऑब्वियसली इस इतनी एज के बाद अगर कोई ऐसा कहता है तो मुस्कुराहट आना लाजमी है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा। और फिल्मों में ट्राई करने का मौका नहीं मिला एक्चुअली, और भगवान के जो नौकरी थी वो भगवान की नौकरी ये थी, मेरी भगवान ने जो लिखी थी बना रखी थी, जैसा कि नामी ने कहा है, तो वो नौकरी ये थी और इसलिए से आना था। तो घुमा फिरा के आ गए और वहां का मौका नहीं था तो वहां नहीं गए। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने हमेशा युवाओं को मोटिवेट करने का काम किया। मैं रतलाम में था तो वहां पे युवाओं ने फिल्में बनाई थी। एक एमटीएस तेरे में उसमें मैंने काम किया था छोटा सा। एक मेरी शान वर्दी थी, उसमें छोटा सा काम किया था। अभी एक वेब सीरीज आई थी लव स्टोरीज, वो इंदौर के ही एक युवा है उन्होंने बनाई थी, तो उसमें भी मैंने छोटा सा प्रोफेसर का रोल किया था। छोटे छोटे प्रयास किए। बढ़िया। मतलब शिवानी जी, आप देख सकते हैं, ये सीरीज आपको मिल जाएगी। सर, अगला सवाल नीलम जी का है, ग्रीन एवेन्यू में रहती हैं। सर, इन्होंने काफी अच्छी चीज लिखी है कि अभी कोविड के बाद में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम बीत रहा है उनका, वो भी अपने एक अलग किस्म के स्ट्रेस में। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इन बच्चों को ऑनलाइन किस तरीके से पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी जो होते हैं, उनसे मिलवाया जाए ऑनलाइन, कि वो कुछ मोटिवेट कर सके, उनको एक करियर का गाइडेंस दे सके? क्या ऐसा कुछ प्लान हो सकता है? बहुत अच्छा आपका सोच है और आपको बिल्कुल प्लान करना चाहिए। आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस अधिकारी बिल्कुल आ जाएंगे। इवन मैं भी, आप जब कहोगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन के लिए तैयार हूँ। अभी पिछले दिनों कई स्कूल्स में हुए, कई बच्चों ने ही प्रोजेक्ट तैयार किए थे जिनमें कई पुलिस ऑफिसर्स को इंट्रोड्यूस किया है बच्चों से, स्कूल के बच्चों से। और निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करना। मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो लंबे समय तक स्क्रीन पे बैठ के पढ़ना मोनोटोनस हो जाता है। इस एजुकेशन थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऑनलाइन में भी वही मोड अपना लिया जो ऑफलाइन एजुकेशन का था। वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, वही पढ़ाई
जबकि ये इंटायर डिफरेंट चीज है। ऑनलाइन एजुकेशन को जो है उसको मोड बदल के हमें प्रस्तुत करना था। हमें अगर हम कार में सवारी करते हैं और हेलीकॉप्टर में सवारी करते हैं अंतर आता है, ट्रेन में सवारी करते हैं, साइकिल पे चलते हैं अंतर आता है। तो वही चीज ये है कि अभी एजुकेशन जो ऑफलाइन थी वो ऑनलाइन हो गई है। जो क्लासरूम में बैठ के आमने सामने बातें करते थे वो चीज अब स्क्रीन पे चल रही है। तो हमें अंतर आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंतर नहीं आया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली वो प्लान करने का। वो जो लेसन प्लान है, जो उसका डिलीवरी प्लान, वो सब करने का टाइम भी टीचर्स को नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं हो पाया। तो बहुत आवश्यकता है क्योंकि अभी जिस टाइप की स्थितियां थर्ड वेव का हम वेट कर रहे हैं या आने की संभावनाएं लग रही, तो ऐसे में थोड़ा सा मोनोटोनसनेस जो है उसको चेंज करना चाहिए और इस प्रकार से इंटरेक्टिव बना के, स्टोरीज के माध्यम से बना के, प्रैक्टिकल चीजों को दिखा के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करके इस प्रकार की चीजों को एजुकेशन में जोड़ना, ताकि बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हों, थोड़ा सा उनका मन झुकाव बढ़े। मोनोटोनस में से काफी उबाऊ उनको लग रहा है बच्चों को, जहाँ तक मैंने फील किया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है इस प्रकार की एक्टिविटीज। इनफैक्ट नीलम जी, मैं भी आपको आज अभी ये लाइव प्रोग्राम में आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर बच्चे बुबू के माध्यम से भी प्रशांत सर से कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आई होप सर आप बिल्कुल अवेलेबल होंगे उनके मोटिवेशन के लिए। सर समय निकलता जा रहा है, आपका समय कीमती। आखिरी सवाल नहीं, एक्चुअली सर ये रमेश सोनी जर्नलिस्ट है, ये बाणगंगा एरिया में रहते हैं। वो लिख रहे हैं कि आदरणीय नमस्कार, रतलाम शहर में आपकी उपलब्धियों भरे कार्यकाल में सदैव स्मरण करता रहा हूँ और आपको रतलाम पुलिस अधीक्षक के पद पर काबिज होने की प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ। मुझे याद है कि आप मुझे याद होंगे। बिल्कुल, आप अच्छे से याद हैं और आपकी सदकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं इस जगह बनी रहे। और अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति की कसौटी में खरा उतरने में सफल होता हूँ तो निश्चित ही मेरी उपलब्धि है और आपका सदा सहायता इस जगह बनी रहे। बहुत धन्यवाद। सर, बातचीत का सिलसिला मैं आपको जल्दी खत्म करना है। छोटा सा सवाल सर मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है? कि आपने लिखना भी है, इसके अलावा? बिल्कुल, मेरी जो है सबसे पहली हॉबी लिखना ही है, क्योंकि पहले से ही लिटिल एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान और रुझान रहा। तो लिखना पहली हॉबी है। दूसरी हॉबी पढ़ना है और इसके अलावा कोई हॉबी अलग है तो क्रिकेट है, क्योंकि खेलने का मौका मिलता है क्रिकेट खेलने। सर, म्यूजिक वगैरह? ऑब्वियसली म्यूजिक सुनना, म्यूजिक हर प्रकार का सुनते हैं और बहुत बड़ी संख्या में हिंदी फिल्मी गानों को सुन रखा है और तो वो सुनने का जब भी टाइम मिलता है तो वो सुनते हैं। फेवरेट सिंगर पहले नितिन मुकेश को बहुत पसंद करता रहा मैं। उसके बाद अभी नए सिंगर्स में अगर हम बात करें तो जो बी प्राक है उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सर, कुछ गुनगुना देंगे? गुनगुनाने के लिए मेरी आवाज एक्चुअली गुनगुनाता है, बहुत अच्छी है, बहुत मेरी आवाज बोलने जैसी है और गुनगुनाने के लिए सोचना भी पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी 15 अगस्त के दिन एक लाइन्स का प्रोग्राम था और उन्होंने जो मैंने अभी कोविड के दौरान हमारी कम वॉलंटियर सर्विस सब लोगों ने शुरू करी थी, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग की पूरी वॉलंटियर सर्विस खड़ी की गई थी और बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन को हम लोगों ने उसमें जोड़ा और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया था। उसमें सभी लोग सभी हर वर्ग के लोग थे। तो उस प्रोग्राम में मैंने अभ्यास मंडल के शिक्षक मोहित ने उसकी तारीफ भी करी है। हाँ, काफी अप्रिशिएट किया उन्होंने। इवन उसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम रहा क्योंकि हम लोग का फोकस काम में था और इतने ज्यादा कॉल्स होते थे उस समय कि किसी भी बात की फुर्सत नहीं होती थी। ड्यूटीज के अलावा अगर हम कुछ करते थे तो सिर्फ हम लोग मैनेजमेंट करते थे कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ ऑक्सीजन खाली है, कहाँ किसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑटो एम्बुलेंस जाएगी, ऑटो एम्बुलेंस हम लोग तैयार कर रहे थे, कैसे खाना जाएगा, कैसे खाना जाएगा, सारी चीजें सब लोग जुड़ के काम कर रहे थे। जैसे 85 लोगों की टीम थी, डॉक्टर नर्सेस सभी लोग थे, मेडिकल वाले, दवा वाले सभी लोग थे। तो मैं बता रहा था कि उस प्रोग्राम में उन्होंने काम के लिए सम्मान किया था। उस दिन उन्होंने डिमांड की थी, तो 15 अगस्त का दिन था। मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, राष्ट्रगान के गाने बहुत अच्छे लगते हैं और जो भारत हमको जान से प्यारा है मैंने गाया था उस दिन, तो मैं वही कोशिश करते था। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में ये जीवन कुर्बान है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है। बहुत ही अच्छा लगा सर।
सर एक आखिरी सवाल, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ को टच कर रहा हूँ कि आपकी पुलिसिंग वाली जॉब है, टाइम बड़ा विचित्र सा रहता है आप लोगों का, कभी आधी रात को भी भागना है, कभी घर पे इसको लेके झगड़े होते हैं? एक्चुअली जो मेरे स्पाउस हैं वो ही पुलिस फैमिली से हैं, तो उनके फादर भी पुलिस में रहे हैं, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है किस प्रकार से, और उनके फादर एक टफ और डेडिकेटेड ऑफिसर रहे, तो उनकी अपेक्षा मेरी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मेरे को उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, डॉक्टर प्रशांत चौबे जी, आपने हमें समय दिया बुकू के इस लाइव प्रोग्राम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि बुकू इंदौर का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ऐप है, यहाँ पर आपको अगर कोई सवाल करना है तो आप यहाँ पर आइए। डॉक्टर प्रशांत चौबे जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शहर की आपके साथ कब समय समय पर लाइव होंगी, आप उनसे सवाल कीजिए। और बच्चों स्पेशली नीलम जी का सवाल मुझे अभी भी आता है, अगर आपको लगता है कि आप प्रशांत सर से या किसी दूसरे सरकारी अधिकारी से मोटिवेशन को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं, आई होप प्रशांत सर तो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगेन थैंक यू डॉक्टर प्रशांत चौबे सर, इंदौर एसपी, थैंक यू।